कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, मिस्टर रवि वांट्स टू यूज नेम नाइट्रोजन, ठीक है, एज हिज ट्रेडमार्क फॉर क्लॉथ एंड अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द मार्क टू द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने अभी ग्रुप में भेज दिया था कि ट्रेडमार्क आपको किस किस चीज के लिए नहीं मिल सकता। ठीक है, किसी चीज की क्वालिटी बता रहे हैं आप, तो आपको उससे रिलेटेड आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई ब्रेड बना रहा है, ठीक है, तो उस ब्रेड का कोई ट्रेडमार्क नहीं ले सकता कि बेस्ट क्वालिटी। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो उस विशेषता को अपना आप ट्रेडमार्क नहीं बना सकते। ठीक है, तो जैसे आप कोई ये आइसक्रीम है, तो कोई फ्रेश आइसक्रीम करके वो ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। ठीक है, कोई कार की कंपनी है, तो कार को ट्रेडमार्क नहीं बना सकता। ठीक है, कोई अभी पिछले सप्ताह मैंने एग्जांपल में बताया था कि कोई बंदा एप्पल का वो बिजनेस करता है, सेब का, ठीक है, तो अपनी कंपनी का एप्पल नाम नहीं रख सकता, ट्रेडमार्क का नाम एप्पल नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोहिबिटेड वो है ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या नाइट्रोजन को ट्रेडमार्क के लिए बनाया जा सकता है, ट्रेडमार्क लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। ऑक्सीजन का भी नहीं लिया जा सकता, नाइट्रोजन का भी नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ये सब गैसेस हैं और ये सब वेल नोन है पहले से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, किस किस चीज का आप नहीं ले सकते ट्रेडमार्क, ये आपको जहन में रहेगा तो आपको एग्जाम में याद रहेगा अच्छे से। देखिए, सबसे पहले इन जनरल वर्ड्स दैट आर जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक, डिस्क्रिप्टिव और लैक डिस्टिंक्टिवनेस अगर होगा तो उसको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। अब जेनेरिक का केस है, जेनेरिक कैसे समझोगे, तो मैं कोई कंप्यूटर का सामान बनाता हूं, ठीक है, या मैं कंप्यूटर ही बनाता हूं, मेरी कंपनी है कंप्यूटर बनाने की, तो मैं कंप्यूटर वर्ड को ट्रेडमार्क नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि सेम ही जनरेशन है ना, जो मैं बना रहा हूं उसी को मैं कम ट्रेडमार्क कैसे रख सकता हूं, वो नहीं रख सकता। जेनेरिक टर्म को यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव टर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टर्म भी होता है, इसके बाद होता है लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टर्म का मतलब, इसमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कोई आइसक्रीम की कंपनी है, ठीक है, तो वो आइसक्रीम की कंपनी ये नहीं लिख सकता कि ये इसका वो जो बेस्ट क्वालिटी आइसक्रीम, ठीक है, या कोई जूस वाला है वो ये नहीं लिख सकता फ्रेश जूस, मतलब मैं जूस का कंपनी में हूँ, ठीक है, मेरा एक जूस का कंपनी है, तो मैं फ्रेश जूस करके ट्रेडमार्क नहीं ले सकता। ठीक है, ऐसा, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव टर्म। और एक होता है लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, तो इसमें भी जो है आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। एक होता है प्रोहिबिटेड मैटर, ठीक है, जो मतलब प्रोहिबिटेड मैटर का मतलब कोई ऐसा वर्ड जो अश्लील हो, ठीक है, जो ऑफेंसिव हो, जो स्कैंडलस हो, या किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई वर्ड्स हैं तो उसका भी आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा था कि भाई नाइट्रोजन का उसको ट्रेडमार्क लेना है, नाइट्रोजन रखना चाह रहा है। ठीक है, तो क्या वो नाइट्रोजन को ट्रेडमार्क रख सकता है? नहीं रख सकता। ठीक है, अभी देखिए आगे, हाँ क्या बोल रहा था यहाँ पे, हाँ, मिस्टर रवि वांट्स टू यूज द नेम नाइट्रोजन, ठीक है, as his trademark for clothes and applies for registration of the mark to the registrar। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो है आप वो ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, ऑक्सीजन का नहीं ले सकते। कोई ऐसा है, कोई ऐसा चीज है जो वेल नोन है, लोगों को पता है ये पहले से कि ऑक्सीजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, ठीक है, तो उसका आपको नहीं मिलता। नीचे देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग दिस लॉ। ठीक है, इस लॉ में ये जो ऊपर सवाल पूछा है उसमें कौन सा लॉ इन्वॉल्व है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क का सेक्शन 9 जो है उसमें बताया गया है, देखिए, द ट्रेडमार्क इज वेल नोन
अंडर सेक्शन 9। तो ये जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ये सब वेल नोन है, ठीक है। सेक्शन 9 में बताया गया है कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो ट्रेडमार्क का, कब कब आपका जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो रिफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल बताया गया है सेक्शन 9 में, ठीक है। उसके प्रोविजो बी में बताया गया है which consist exclusively of marks or indication which may serve in trade or designate the kind, क्वालिटी, क्वांटिटी। अभी मैंने बताया था ना, जैसे मैं ब्रेड बनाता हूँ तो मैं ये नहीं बता सकता ट्रेडमार्क के तौर पर, या मैं उसको एज ए ट्रेडमार्क ये नहीं लिख सकता बेस्ट क्वालिटी का ब्रेड। आप बेस्ट क्वालिटी यूज नहीं कर सकते अपने ब्रेड के लिए एज ए ट्रेडमार्क, ठीक है। मैं वो आइसक्रीम बनाता हूँ तो मैं फ्रेश आइसक्रीम या क्रीमी आइसक्रीम ऐसा ट्रेडमार्क नहीं रख सकता, ठीक है। या मैं जूस बनाता हूँ तो मैं फ्रेश जूस को अपना ट्रेडमार्क नहीं बना सकता, ठीक है। इससे लोगों में कंफ्यूजन होगा ना, जूस फ्रेश जूस लिखा है और फ्रेश होगा, ठीक है, तो इससे लोगों में। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ, हाँ, न, नहीं नहीं नहीं, रियल जूस जो है ना, फ्रेश जूस नहीं है ना, रियल जूस। हाँ, तो आप कर सकते हैं उसको देखो एक बार करके। नहीं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला क्रीमी आइसक्रीम, ठीक है, या फ्रेश आइसक्रीम। हाँ, नहीं तो अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कौन इतना ध्यान देता है। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई, तुम कैसे नेचुरल मतलब नेचुरल जूस का जो है या नेचुरल आइसक्रीम का जो है ट्रेडमार्क ले सकते हो, नहीं ले सकता। सही बात है आपकी बात, लेकिन अब मिला है तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एनर्जी ड्रिंक जो है ना वो ट्रेडमार्क नहीं है। एनर्जी ड्रिंक नहीं नहीं ट्रेडमार्क उसका अलग, जैसे स्टिंग है तो स्टिंग ट्रेडमार्क है, ठीक है। स्टिंग जो है ना कोका कोला कंपनी का है, तो स्टिंग ट्रेडमार्क है। एनर्जी ड्रिंक ट्रेडमार्क कैसे होगा, हर कंपनी जो है एनर्जी ड्रिंक लिखता है, तो ट्रेडमार्क अगर किसी ने ले लिया तो वो कैसे लिख सकता है, बराबर। तो वो एनर्जी ड्रिंक का ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, वो सब ने लिखा है, वो सब यूज करता है। तो ये जो आपने बोला ये सही बात है, सोचने वाली बात है कि भाई कोई ऐसे कैसे लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पढ़ा था, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई क्वालिटी आप बताते हो तो वो जो है एब्सोल्यूट ग्राउंड है रिफ्यूजल का, ठीक है। अगर आप क्वांटिटी बताते हो या वेल नोन वो पहले से है तो भी आपको जो है उसका जो है ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी जैसे क्वालिटी, जैसे बेस्ट क्वालिटी, इसका आप ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। फ्रेश जूस आप इसका नहीं ले सकते अगर आप जूस बनाते हो तो, ठीक है ऐसा। तो मतलब सिमिलर होना चाहिए, जैसे अभी आइसक्रीम का, कोई क्रीमी आइसक्रीम का ट्रेडमार्क नहीं ले सकता, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट है आपका दूसरा सवाल। तो आप लोग याद रखना सेक्शन 9 में एब्सोल्यूट ग्राउंड दिया है रिफ्यूजल का, ठीक है। ये पावर किसके पास रहेगा, रजिस्ट्रार के पास रहेगा। अगर उसको लगता है कि क्वालिटी या क्वांटिटी या वेल नोन जो है वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ट्रेड एज अ ट्रेडमार्क, तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिस्टर विष्णु द फार्मर डिस्कवर्स ए न्यू मेथड ऑफ सोइंग सीड्स, ठीक है, विच इंश्योर्स देयर क्विक जर्मिनेशन एंड अप्लाइज फॉर अ पेटेंट ऑफ द डिस्कवरी, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो मिस्टर विष्णु है वो एक ऐसा तकनीक निकाला है, डिस्कवरी किया है कि वो फटाफट बीज को जो है मतलब क्या बोलते हो बो देता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको पेटेंट का वो कुछ सोच रहा है, तो क्या लगता है आपको मिलेगा उसको पेटेंट। मेरे हिसाब से भी लग रहा था कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होता है। हाँ हाँ, तो उसमें नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये मोकल में जवाब दिया है।
लेकिन मोकल में जवाब दिया यस, वो ले सकता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि हाँ नहीं, मुझे लगता है मोकल ने यहाँ पे गलत लिखा है, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर डिस्कवरी होती है ना तो उसका वो नहीं मिलता पेटेंट। ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ा है। लेकिन इसका जवाब बोल रहा है कि ये वो ले सकता है रजिस्ट्रेशन, पेटेंट। हाँ, पेज नंबर है आपका 268। दूसरा सवाल मैंने पढ़ा है। ठीक है, उसमें पहला सवाल का जवाब था ये कि यस मिस्टर विष्णु विल सक्सीड। ठीक है, दूसरा है व्हेन कैन एन इन्वेंशन गेट अ पेटेंट, एन इन्वेंशन ऑफ अ न्यू। ठीक है, वो तो बताया था मैंने आपको, नोवल होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, तब किसी भी इन्वेंशन को इन्वेंशन माना जाता है, बराबर। और फिर उसको पेटेंट लिया जा सकता है उसका। तो याद रखना हमेशा कि पेटेंट के लिए जो है ना, ये 3-4 चीजें जरूरी है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, वो नोबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, चौथा उसमें इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, पांचवा नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो किसी भी इन्वेंशन को पेटेंटेबल बनाता है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट सवाल है, ए डांसर इंचैंट्स द ऑडियंस विद हर डांस मूवमेंट। ठीक है, स्टेट द टेक्निकल टर्म विच कुड डिफाइन द डांसर एंड हर डांस मूवमेंट। ठीक है, देखिए कोई भी आर्ट या कोई भी क्या बोलते हैं आर्टिस्ट जो है, किसी भी स्टेज पर अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, परफॉर्मर। ठीक है, और जो वो कर रहा है उसको बोला जाता है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जो है आपका कॉपीराइट के अंदर कवर होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी ये परफॉर्मर के बारे में, कोई भी किसी भी स्टेज पर, ठीक है, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो डांस कर रहा है, गाना गा रहा है, म्यूजिशियन है, ठीक है, या कोई भी जगलर है, स्नेक चार्मर है, कुछ भी अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो वो परफॉर्मर होगा और वो कॉपीराइट के अंदर उसको वैधता मिलता है। ठीक है, और वो जो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं लीगल टर्म में, परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसको सेक्शन 2 सब सेक्शन क्यू में डिफाइन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो भी ये बंदा करेगा उसको आर्टिस्ट वर्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द डांसर्स राइट। तो डांसर का राइट क्या क्या है, तो पहले तो ये है डांसर इज अ परफॉर्मर। ठीक है, बीइंग अ परफॉर्मर द डांसर हैज द राइट, पहला टू मेक साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। उसके पास राइट क्या है कि वो अपने डांस का, अपने नृत्य का वीडियोग्राफी कर सकता है। दूसरा, टू रिप्रोड्यूस ए साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द परफॉर्मेंस। उसको लगता है कि मेरे वीडियो अच्छे बने हैं तो वो कॉपी कर सकती है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, वो किसी को भेज सकती है, वो किसी को दिखा सकती है, वो चाहे तो बेच सकती है, बराबर। तीसरा है टू ब्रॉडकास्ट दी परफॉर्मेंस। अगर उसको लगता है कि मुझे ये किसी न्यूज चैनल वाले को या किसी इंटरटेनमेंट चैनल को देना चाहिए, वो ब्रॉडकास्ट करे तो और अच्छा रहेगा, तो वो उसको भी दे सकती है। ठीक है, तो ये सब राइट उनके साथ मिलता है। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर आपका है 265। ठीक है, देखिए, ए डांसर इंचैंट द ऑडियंस विद डांस मूवमेंट। Mr. X makes a visual recording of the dance movement with the permission of the dancer and exhibit the same to his friends on payment of charges। ठीक है, ये जो है डांसर है, ठीक है, और वो डांस परफॉर्म कर रही है स्टेज पर। मिस्टर एक्स जो है उससे पूछ के कि मैं आपका वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, और वो मैं जो डांसर है उसको परमिशन देता है कि हाँ ठीक है आप बना लो। उसके डांस का वीडियो बनाने के बाद वो डांस वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ साझा किया, ठीक है, शेयर किया, और उसके बदले में उसने पैसा लिया, ठीक है, अपने दोस्तों से। ये है आपका सिचुएशन। सवाल पूछ रहा है, स्टेट द टेक्निकल टर्म
विच वुड डिफाइन द डांसर एंड द डांस मूवमेंट। तो डांसर को क्या कहा जाएगा? परफॉर्मर। डांस मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? परफॉर्मेंस। बस ये दोनों चीज याद रखना, जो डांस कर रहा है उसको डांसर बोला जाए, ये परफॉर्मर बोला जाएगा, और जो वो कर रही है या कर रहा है उसको परफॉर्मेंस बोला जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट में ये दोनों वर्ड को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो जो डांस कर रहा है तो जो उसका जो एक्ट है वो परफॉर्म हो गया। ठीक है, तो वो परफॉर्मर जो है परफॉर्म कर रहा है, और उसका जो परफॉर्म है उसको क्या कहा जाएगा? परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन क्यू में डिफाइन किया गया है, और उसमें उसको आर्टिस्टिक वर्क कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हैज मिस्टर एक्स कमिटेड एनी ऑफेंस अंडर कॉपीराइट एक्ट? इफ यस स्टेट द पेनल्टी। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या एक्स ने कोई अपराध कारित किया है? कारित किया है, क्यों नहीं किया है? उस महिला ने भले कंसेंट दिया है, तो कंसेंट उसने दिया था कि भाई तुम अपना वीडियो बना के तुम देख सकते हो, ऐसा तो नहीं बोला था कि तुम अपने कॉमर्शियल यूज के लिए मेरे डांस का इस्तेमाल करो। बराबर, तो उस डांस पे किसका राइट है? पूरा का पूरा उसके उस डांस पे, उस विजुअल पे पूरा का पूरा राइट है ए का, क्योंकि वो डांसर थी, उसने तो गुड फेथ में दिया था परमिशन। बराबर, लेकिन उसने मिसयूज किया, वो शेयर करके पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो ये उसने अपराध कारित किया है। तो यस, मिस्टर एक्स हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है, of copyright. He shall be punished with imprisonment which shall not be less than 6 months to extend 3 years, and fine which may not less than 50,000 but which may extend to 2 lakh। ठीक है, यहाँ पे 3 ईयर भी गलत दिया है, वैसे 2 साल से 3 साल तक दिया जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन 2 साल ही माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछ रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व। इस केस में कौन सा डॉक्ट्रिन अप्लीकेबल होगा? तो डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। ठीक है, अरे नहीं यार, सॉरी, मैं तीसरा सवाल पढ़, हाँ गलती से मैं वो पढ़ दिया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लेते हैं अब। मिस्टर राम वांट्स टू यूज द मार्क बाटा एज हिज ट्रेडमार्क फॉर हिज सोप्स and applies for registration of the mark बाटा to the registrar of trademark। आपने बाटा का नाम सुना है ना? हाँ, बाटा ऑलरेडी फेमस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। ठीक है, बाटा का कंपनी है ना, जूता वूता बनाता है, जूता वगैरह। ठीक है, तो देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है, विल मिस्टर राम सक्सीड टू गेट द मार्क रजिस्टर? नो, Mr. Ram cannot get mark registered as Bata because it is devoid of distinctive character. That is, Bata is already a famous registered trademark. ठीक है, बाटा पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, therefore it is an absolute ground for refusal for registration। तो यहाँ सेक्शन 9 यहाँ पे आ जाएगा लाइमलाइट में। ठीक है, सेक्शन 9 क्या बताता है? एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रजिस्ट्रेशन, रिफ्यूजल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, किस किस ग्राउंड पे हो सकता है? जो डिस्टिंक्टिव नहीं है, या मान के चलिए पहले से वो वेल नोन है, ठीक है, फेमस है, या पहले से वो रजिस्टर्ड है, या कुछ ऐसा क्वालिटी बताता है या क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो फिर आपको उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ऑन अ विजिट टू द अफ्रीकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिस्टर जेड डिस्कवर्ड दैट ए नेगेरी ट्राइब हंट with very effective spears। Mr. Z imitates the spear and applies for the patent। ठीक है, अफ्रीकन के फॉरेस्ट ट्रॉपिकल जंगल में विजिट करने के दरमियान मिस्टर जेड ने देखा कि नाइजेरी ट्राइब जो है वो किसी पर्टिकुलर वेपन से मतलब हंट कर रहा है। हंटिंग मतलब किसी जानवर को शिकार करते हैं ना वो। मिस्टर जेड इमिटेट्स द स्पेयर एंड अप्लाइज फॉर अ पेटेंट। जैसे आप लोगों को पता होगा पहले जमाने में ना, शुरू में वो लकड़ी में ना पत्थर मतलब सेट करके और उससे वो करते थे।
ठीक है, जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ होगा वो हंटिंग वाला। तो क्या उसको उसका पेटेंट मिलेगा? तो आंसर है नो, मिस्टर जेड कैन नॉट गेट अ पेटेंट फॉर द स्पेयर। अब क्यों नहीं मिल सकता है उसको? तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज जे ऑफ द पेटेंट एक्ट, ए पेटेंट may be granted to an invention of a product or process which is new, ठीक है, एंड यूजफुल। न्यू का मतलब नोवल्टी, जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता हो। नोवल्टी इज द टेस्ट ऑफ इन्वेंशन अंडर दिस सेक्शन। द इमिटेशन ऑफ द स्पीयर इज नाइदर नोवल्टी नॉट इन्वेंशन, ठीक है। ये जो क्या बोलते हैं आपका नाइजीरियन ट्राइब जो यूज करता था वहां पे इफेक्टिव स्पीयर्स जो उसका था, वो ना ही नया था और ना ही उसमें कुछ इन्वेंशन किए गए थे, ठीक है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन बी बोलता है कि भाई ये इन्वेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ये मोकल है, ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका जवाब भी रहता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए पेज नंबर 262 में कम से कम पढ़े रहोगे ना अभी तो आपको याद रहेगा कि यार ये तो हम लोग, क्योंकि हम लोग भी 6 सेमेस्टर में थे ना, तो हम लोग भी एग्जाम, ये तो अभी मैं आप लोगों को कल भी एक बार टाइम मिलेगा ना तो फटाफट सिचुएशनल एक बार कवर करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको जहन में रहेगा ना, सिचुएशनल अलग से नहीं बनता, ये हमेशा याद रखें। सिचुएशनल 100% जो पूछा गया होगा ना वही पूछेगा, मैंने बहुत बार मिला के देखा है, जो पूछा जाता है ना वही बार बार पूछा जाता है, सिचुएशनल में कुछ अलग नहीं पूछता, ठीक है। पेज नंबर है 262, सवाल है 3 फोटोग्राफर टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द ताजमहल फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर। 3 फोटोग्राफर है, ठीक है, तीनों का अलग अलग कला है, तीनों अलग अलग शैली का है, तीनों अलग अलग डिजाइन से फोटो खींच रहा है ताजमहल का, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि कैन द 3 फोटोग्राफर क्लेम कॉपीराइट फॉर देयर रेस्पेक्टिव फोटोग्राफ? यस, क्यों? क्योंकि तीनों ने अपने अपने एंगल से फोटो खींचा है। कोई जैसे मान के चलो मैंने सामने से खींचा, बराबर, तो मेरे सामने वाला फोटो एकदम एग्जैक्ट रहेगा। अब मैं अगर उसका कॉपीराइट लेता हूं तो कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि वो भी सामने से खींचा रहेगा। लेकिन 3 फोटोग्राफर है, तीनों अपने अपने डिफरेंट एंगल से ले रहा है, सिमिलर किसी का भी नहीं है। तो सिमिलर किसी का नहीं होगा तो फिर तीनों ले सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए, यस द 3 फोटोग्राफर्स कैन क्लेम कॉपीराइट फॉर देयर रिस्पेक्टिव फोटोग्राफ्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई प्रोविजन इसका क्या है, क्या है? तो देखिए, इट इज द इंडिविजुअल लेबर एंड स्किल employed by these 3 different photographer in taking separate photos of 3 different corner, ठीक है, of the Taj Mahal. Each of them can be considered to be separately the author of their work, ठीक है। जो फोटोग्राफर है वो अपने अपने हिसाब से फोटो खींचे, तो उनके अपने अपने हिसाब के फोटो के लिए वो अपने अपने हिसाब से ऑथर हो गए, बराबर। तो जैसे ही ऑथर हो जाएगा तो ऑथर ही कॉपीराइट के लिए एलिजिबल है ना, हो सकता है वो जा सकता है आराम से कॉपीराइट लेना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, वाई अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्ड यूस्टिकॉन, ठीक है। यूस्टिकॉन क्या है यार? हाँ स्टिकॉन, अस्टिकॉन होगा, यूस्टिकॉन होगा, यूनिकॉन, यूस्टिकॉन होगा शायद, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रबर सोल्स फॉर शूज, ठीक है, उसका कोई मतलब रबर सोल बनाता है शूज के लिए मिस्टर वाई, ठीक है। तो वो अपने इस प्रोडक्ट के लिए यूस्टिकॉन को जो है ट्रेडमार्क बनाना चाहता है, ठीक है, एज ए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहता है। द रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेडमार्क रिफ्यूज टू द रजिस्टर द वर्ड एज अ ट्रेडमार्क। वो गया लेकिन रजिस्ट्रार ने उसको मना कर दिया कि नहीं भाई आप इस वर्ड को जो है ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, यूस्टिकॉन को, ठीक है। अब देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है, इज द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क जस्टिफाइड इन रिजेक्टिंग द रजिस्ट्रेशन? कोई भी रजिस्ट्रार है अगर उसको लगता है कि जो पैरामीटर उनके पास दिए गए हैं वो पैरामीटर के आधार पर इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता तो वो आराम से उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये जस्टिफाइड है लॉ के अंदर।
क्योंकि उसको लॉ के द्वारा प्रोविजन बताए गए कि भाई आपको ये अगर ऐसा ऐसा आता है तो आप उसको मत दो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जस्टिफाइड है। यस, द रजिस्ट्रार कैन बी जस्टिफाइड in rejecting the registration. The registrar refusing or granting or registered trademark is correct. Under section 9 subsection D of the act there is absolute ground for refusal. मैंने अभी बताया था आपको, that is if the trademark is of such nature as to deceive the public or cause confusion. ठीक है, कंफ्यूजन, देन द ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड। ये जो यूस्टिकॉन है उससे पहले 2-3 कंपनी रजिस्टर्ड है जिसका नाम है इस्कॉन, एफ्सकॉन। ठीक है, तो अभी यूस्टिकॉन को देगा तो लोगों में कंफ्यूजन तो हो सकता है ना कि भाई ये किस कंपनी ने निकाल लिया, या लोग गुमराह भी हो सकता है, ये क्या ये इस्कॉन कंपनी तो नहीं, इस्कॉन कंपनी ने तो नहीं निकाला, बराबर। तो जहां पे कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पहले से ऐसे कोई वर्ड से जुड़ा हुआ है जिससे ये लगता है कि ये लोगों को डिसीव कर सकता है या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, तो उसको जो है रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है, कैंसल कर सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा लॉ या लीगल प्रोविजन अप्लीकेबल होता है। तो इसमें बोल रहा है कि अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट इफ द ट्रेडमार्क इज रिलेटिव इन नेचर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। ठीक है, इफ देयर इज लाइकलीहुड ऑफ कंफ्यूजन कॉज टू पब्लिक इंक्लूडिंग द लाइकलीहुड ऑफ एसोसिएशन विद एन अर्लियर ट्रेडमार्क। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टारबक्स और सरदार बक्स वाला। ठीक है, तो स्टारबक्स से मिलता जुलता है ना सरदार बक्स, तो रजिस्ट्रार आराम से उसको रिफ्यूज कर सकता है नहीं देने के लिए। वो बोल देगा कि भाई तुमको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, और एक पहले के जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उससे वो रिलेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये क्या बोला जाता है इसको, रिलेटिव ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल अंडर सेक्शन 11। ठीक है, तो इससे पहले कौन कौन से ट्रेडमार्क मिले हैं, किस किस को, इस्कॉन को मिला है, एफ्सकॉन को मिला है, तो इस दोनों का नाम पहले से रजिस्टर्ड है। तो ये एस्टिकॉन को देगा तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगा लोगों में। ठीक है, और इस्कॉन पहले से बहुत बड़ा ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है आपका, मिस्टर बी डिक्लेयर्स दैट he has invented a ball which instead of falling to the ground rise up in the air। ठीक है, defying the principle of gravity। मिस्टर बी जो है declare that he has invented a ball which instead of falling to the ground rise up in the air defying the principle of gravity। ठीक है, तो ये बोल रहा है can मिस्टर बी सीक अ पेटेंट फॉर द इन्वेंशन। मतलब मिस्टर बी जो है ना कोई ऐसा बॉल बनाता है जो ऊपर जाने के नीचे आने के बदला, ठीक है, ऊपर जाता है हवा पर। ठीक है, तो क्या इसका उसको मिलेगा क्या पेटेंट? तो जवाब है नहीं, बी कैन नॉट सीक पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा? तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज जे में बताया गया है, a patent may be granted to an invention of product or process which is new, ठीक है, and useful। novelty is the essential of invention। ठीक है, the ball filled with a gas will certainly not fall on the ground, there is neither novelty nor invention। ठीक है, तो इसीलिए उसको जो है नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 259। सवाल देखिए, द फेमस ट्रेडमार्क टाटा इज अ सरनेम। ठीक है, टाटा कंपनी का जो है, टाटा जो है वो सरनेम है। ठीक है, किसी कंपनी का मतलब। विच प्रोविजन ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट एनेबल द सरनेम टू बी यूज्ड एज ट्रेडमार्क।
डिस्पाइट द एक्सप्रेस प्रोविजन दैट सरनेम पर से आर अनरजिस्ट्रेबल। ठीक है, तो देखिए, according to section 9 of the trademark, one of the absolute ground for registration of the trademark is that it is devoid of any distinctive character. But under section 133 of the act, the preliminary advice may be given by the registrar as to distinctiveness, and a surname if it has acquired distinctiveness may be registered as trademark। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सरनेम बजाज, गोदरेज, टाटा, Mahindra are registered as trademark as they have acquired distinctiveness with the respect to the goods with which they are associated before an application for their registration is made। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कोई कंपनी है, ठीक है, मान के चलो टाटा का भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि टाटा तो कंपनी का नाम है, ठीक है, तो क्या वो ट्रेडमार्क का भी नाम हो सकता है, ये सवाल है। ठीक है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जबकि यहाँ पे एक प्रोविजन में बताया गया है कि कोई भी जो कंपनी का सरनेम है उससे आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी प्रोविजन है, और यहाँ पे ये भी प्रोविजन दिया है एक्सेप्शन में कि अगर वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और ट्रेडमार्क के सारे जो क्या बोलते हैं एसेंशियल को फुलफिल करता है, तो कंपनी का नाम भी ट्रेडमार्क का नाम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे बजाज, तो बजाज खुद कंपनी भी है और वो अपने प्रोडक्ट का भी ट्रेडमार्क बजाज रखा है। आप बजाज का तेल देख लो, बजाज आलमंड ऑयल आता है, बराबर, तो बजाज ने अपने प्रोडक्ट का भी जो है ट्रेडमार्क ले रखा है बजाज के नाम से ही, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है वो डिस्टिंक्टिव है, अलग है, ठीक है, सिमिलर नहीं है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द अथॉरिटी इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स। तो कौन सा अथॉरिटी होता है, तो रजिस्ट्रार हो। हाँ हाँ बोलिए ना। नहीं, टाटा रजिस्टर्ड है ना, और टाटा क्या है वेल नोन है, तो किसी को नहीं मिलेगा। जो हाँ, जो देखिए, जो एक बार ख्याति पा लेता है ना और मार्केट में उसका नाम हो जाता है और उसने अगर ट्रेडमार्क ले रखा है तो वो किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ये टाटा है, तो अब किसी के नाम में टाटा लगा, तो वो टाटा लगाता है तो वो बोलेगा मेरा नाम टाटा है तो मैं लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है, टाटा, और टाटा जो है वेल नोन में आता है। एक बार के लिए आप दूसरे जो जो वेल नोन नहीं है ना, उसके लिए आप एक बार सोच भी सकते हो, लेकिन वेल नोन के बारे में तो सोचना भी मत। ठीक है, कि वैसा वैसा आपको मिले, नहीं मिलता है वेल नोन का। ठीक है, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि एक बार के लिए आप वेल नोन को छोड़ दो, ठीक है, जनरल मान के चलो टाटा नहीं है, कोई लोकल कंपनी है, जैसे मान के चलो परंपरा है, ठीक है, कोई अचार का कंपनी है, नाम है परंपरा, ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो परंपरा वर्ड जो रखा है ले रखा है, तो वो अचार के लिए ले रखा है। अगर आप चाहते हो कि मैं जूता चप्पल के लिए परंपरा का यूज करूं, तो आप ले सकते हो उसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परंपरा के लिए अगर किसी को मिल गया है तो दूसरे को परंपरा से नहीं मिलेगा। आप अलग सामान रख सकते हो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए मिलेगा, लेकिन ये शर्त वेल नोन पे अप्लाई नहीं होता। अब मैं मान के चलो मैं टाटा हूँ, ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड हूँ, अब मैं बोलूंगा कि नहीं मैं अचार बनाना चाहता हूँ, मुझे टाटा का ट्रेडमार्क दे दो, तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो पहले से बहुत फेमस है। तो लोग क्या समझेंगे, लोगों में एक बताया था ना अभी, डिसेप्टिवली सिमिलर हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार टाटा वाले ने अचार भी निकाल दिया क्या, तो उसका नुकसान होने लगेगा, उसका जो इतना समाज में गुडविल बना है उसका डैमेज होने लगेगा, बराबर। तो वेल नोन का आप किसी भी मतलब अदर चीज में नहीं ले सकते, लेकिन लोकल चीज का आप ले सकते हो।
अगर किसी ने जूता का बनाया है और वो वेल नोन नहीं है तो आप किसी और चीज में उसका यूज कर सकते हो, मतलब उसका ले सकते हो ट्रेडमार्क। समझ में आया? अब अगला सवाल है, मिस्टर एक्स ए पेंटर ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पोस्टर, सॉरी मैं मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ दिया। मिस्टर एक्स जो है एक पेंटर है, ठीक है, उसने एक एडवर्टीजमेंट पोस्टर बनाया और उस पे वो चाहता है कि उसको कॉपीराइट मिले, ठीक है। तो कॉपीराइट मिलेगा क्या? यस मिलेगा। कोई भी पेंटर होता है ना तो वो आर्टिस्टिक वर्क में आता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था शुरू शुरू में जब हम लोग आईपीआर पढ़े थे बढ़िया से, तो उसमें बताया था मैंने, जो कॉपीराइट है उसके अंदर बहुत सारे वर्क आते हैं, ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क, बराबर। इसके बाद मैंने बताया होगा ये क्या बोलते हैं अपना यार, बहुत सारे वर्क होते हैं यार, ड्रामेटिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, और याद ही नहीं आ रहा मुझे। मैं एक बार एक सेकंड है, थोड़ा मुझे टाइम दे दो तो मैं उसको रिकॉल करके फिर से दे देता हूँ तो आप लोगों को याद रहेगा वापस से, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्क है ना वो 2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज आर्टिस्टिक वर्क, तो आर्टिस्टिक वर्क आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। देखिए कॉपीराइट में जो है आपका, हाँ देखिए, कॉपीराइट के अंदर जो है हमारे पास 9 टाइप के वर्क हैं, ठीक है। सबसे पहला है लिटरेरी वर्क, दूसरा है ड्रामेटिक वर्क, तीसरा है म्यूजिकल वर्क, चौथा है आर्टिस्टिक वर्क। तो ये जो अभी मैंने बताया पेंटिंग किया था वो आर्टिस्टिक वर्क में आता है, ठीक है। फिर मैंने अभी पीछे बताया फोटोग्राफी, फोटोग्राफी भी आपका जो है आर्टिस्टिक वर्क में आता है, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन आर्टिस्टिक वर्क, तो फोटोग्राफ या पेंटिंग ये सब जो है एग्जाम्पल में लिख देना, और ये सब जो है आर्टिस्टिक वर्क के अंदर कवर होता है। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफी वर्क, मतलब मूवी वगैरह बनाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क, ठीक है। तो हर चीज के लिए यहाँ पे जो मैंने 9 बताए उसमें 8 वर्क का जो है वैलिडिटी 60 साल है, ठीक है। सिर्फ लिटरेरी वर्क जो है जिसमें आप लिख सकते हो कुछ आर्टिकल नोवेल, उसको जो है लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आ गए हैं फिर से अपना उस पे आ जाते हैं, किधर गया, हाँ। अभी देखिए ये हो गया आपका। तो ये क्या बोल रहा था कि क्या मिस्टर एक्स को पेंटिंग के लिए कॉपीराइट मिलेगा, तो यस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पेंटिंग जो है कॉपीराइट के अंदर आर्टिस्टिक वर्क में कवर होता है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि भाई इसका लीगल प्रोविजन क्या है, तो लीगल प्रोविजन है सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, जहां पे बोला गया है कि कोई भी पेंटिंग करेगा तो उसको आर्टिस्टिक वर्क माना जाएगा और उसके लिए वो जो है कॉपीराइट ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल आपका, एन आदिवासी इन अ रिमोट जंगल नॉट एक्सपोज्ड टू सिविलाइजेशन इन्वेंट एन आर्क, ठीक है, मेड ऑफ शार्पेंड स्टोन फिक्स टू अ स्टिक टू किल प्रे, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक रिमोट जंगल है, वहां पे आदिवासी लोग जो हैं क्या बोलते हैं उसको, एक शार्पेंड स्टोन मतलब पत्थर को धारदार बना के एक लकड़ी में चिपका के उससे जानवरों को मारते थे, ठीक है। प्रे का मतलब होता है जंगली जानवर जो होता है ना, शेर बाघ जंगल ऐसा जंगली जानवर। द आदिवासी when he strayed into a city is advised to apply for his invention। ये इन्वेंशन है, लकड़ी में पत्थर जोड़ दिया तो इन्वेंशन हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है इन दी अबव केस विल द आदिवासी सक्सीड टू गेट अ पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन, क्या लगता है आपको? स्टिक में नहीं, करेक्ट।
अरे स्टिक में पत्थर जोड़ देने से क्या इन्वेंशन हो जाएगा वो कुछ भी। नो, ठीक है। दिस आदिवासी कैन नॉट सीक अ पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्यों नहीं मिलेगा, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि क्या क्या पेटेंटेबल है। तो पेटेंटेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यू मतलब नोबल होना चाहिए, ठीक है, और यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ उसने जो बनाया ना वो नोवेल्टी है, ठीक है, और ना वो इन्वेंशन है, दोनों नहीं है उसमें, तो इसीलिए वो इन्वेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन्वेंशन नहीं होगा तो फिर उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी देखो एक सवाल नीचे क्या पूछा है, व्हाट इफ डिसेप्टिवली सिमिलर, ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। तो डिसेप्टिवली सिमिलर का मतलब होता है ऐसा सिमिलैरिटी हो जिससे लोगों को कंफ्यूजन हो, ठीक है, कि भाई इसी कंपनी का है या दूसरे कंपनी ने बनाया है, इसी कंपनी का लग रहा है, ऐसा। तो लोगों में अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिसेप्टिवली सिमिलर। चलिए अभी इसमें देखो किधर गया अगला आपका, पेज नंबर 256। सवाल पूछ रहा है, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द टर्म ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन का ट्रेडमार्क चाहिए, वाह, एज ए ट्रेडमार्क फॉर हिज गुड्स, ठीक है, उसके सामान के लिए ऑक्सीजन का ट्रेडमार्क चाहिए, क्या मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन को ट्रेडमार्क नहीं लिया जा सकता, ऑक्सीजन वैसे ही तो वेल नोन है, ठीक है। विल मिस्टर एक्स सक्सीड, नो मिस्टर एक्स विल नॉट सक्सीड, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 9 में इसके लिए प्रावधान किया गया है एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर रेफ्यूजल का, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी मार्क जिससे किसी काइंड का या क्वालिटी का या क्वांटिटी का, ठीक है, या ज्योग्राफिकल ओरिजिन का या वेल नोन वर्ड का इस्तेमाल होता है तो आपको उसका जो है ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, क्लियरली लिखा है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन वेल नोन है, इसीलिए उसको जो है नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल पूछ रहा है, मिस्टर एक्स ए सिंगर सिंग्स द सॉन्ग ब्यूटी बिफोर एन ऑडियंस इन एन ऑडिटोरियम, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है एक गाना गाता है जिसका नाम है ब्यूटी, ठीक है, ऑडियंस ऑडियंस के सामने एक ऑडिटोरियम में। मिस्टर वाई जो है उसको रिकॉर्ड कर लेता है उस सॉन्ग को, ठीक है। विच आर द टेक्निकल टर्म विच कुड डिफाइन मिस्टर एक्स एंड हिज सॉन्ग ब्यूटी। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, वो जो यहाँ पे आंसर भी गलत दे दिया है, देखो ये जो मिस्टर एक्स है यहाँ पर, ठीक है, वो कौन होगा, परफॉर्मर होगा, क्योंकि वो किसी स्टेज पे म्यूजिक गा रहा है, ठीक है, और उसका जो गाने का जो वो है उसको बोला जाएगा परफॉर्मेंस, ठीक है, और ये म्यूजिकल वर्क में कवर होगा, ठीक है, और उसके लिए उसका ऑथर माना जाएगा। इसका जवाब ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अलग दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा था, विच आर दी टेक्निकल टर्म्स विच कुड डिफाइन मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स जो यहाँ पर था वो होता आपका परफॉर्मर, ठीक है, उसने जो करा वो होता परफॉर्मेंस। ये जो कवर होता कॉपीराइट में वो होता म्यूजिकल वर्क के लिए, ठीक है, और इसमें ऑथर कौन होता, मिस्टर एक्स होता। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है इसमें आपको, हैज मिस्टर वाई कमिटेड एनी ऑफेंस, एक्सप्लेन। यस, अगर एक्स जो है वो गीत गाता है स्टेज पर तो उस गीत पर कॉपीराइट किसका है, एक्स का है, ठीक है। तो मिस्टर वाई कैसे उसके म्यूजिक को जो है मतलब रिकॉर्ड करके और किसी को बांट सकता है, बराबर। तो यहाँ पे मिस्टर वाई जो है वो लाइबल होगा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ऑन अ विजिट टू द सहारा डिजर्ट मिस्टर एक्स डिस्कवर दैट द कैमल ऑफ सहारा कैन ट्रेवल फॉर नियरली अ मंथ विदाउट वाटर। ये ये देखो मतलब महामूर्खता है यहाँ पर।
ये जो ये सहारा डिजर्ट पर ना, सहारा मरुस्थल है हमारा, बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो जो है मिस्टर एक्स वहां पर जाता है और वो ये डिस्कवर करता है कि ऊंट जो है ना वहां का, वो महीने में एक बार पानी पीता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसने वो डिस्कवर किया कि वो महीने में पानी नहीं पीता, तो क्या उसके इस डिस्कवरी के लिए उसको पेटेंट मिलेगा? क्या लगता है आपको? नहीं, उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। विल मिस्टर एक्स सक्सीड? नो, मिस्टर एक्स विल नॉट सक्सीड, ठीक है। क्यों? तो प्रोविजन क्या है, तो देखिए, जब आप सेक्शन 3 पढ़ोगे उसमें प्रोविजो है सब सेक्शन सी, उसमें बोल रहा है कि आप सिर्फ कोई डिस्कवरी कर रहे हो, ठीक है, तो उसको जो है पेटेंट नहीं मिलेगा, डिस्कवरी को इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ डिस्कवर किया है ना कि ये ऊंट जो है महीने में पानी पीता है, तो ये इन्वेंशन के कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। सब सेक्शन सी जो है ये सेक्शन 3 का, वो क्लियरली बोलता है कि भाई कोई भी डिस्कवरी होगा तो वो जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, पेटेंटेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, किधर गया, हाँ, पेज नंबर 253 में है, ठीक है। देखिए क्या है सवाल। मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन यहाँ पे शायद ये है, क्या बोलते हैं अपना यार, हेक्सागन, हाँ, तो इसीलिए शायद यहाँ पे नहीं मिला उसको। मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन हेक्सागन टू बी अप्लाइड टू गुड्स, ठीक है। विल मिस्टर एक्स सक्सीड? हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, तो उसका भी नहीं मिलता है, उसका भी नहीं मिलता, करेक्ट। आप जैसे कोई सर्कल है, बराबर, सर्कल का मतलब क्या होता है, आयताकार ना। आ, अरे यार, त्रिकोण होता है ना, त्रिकोण, त्रिभुज। हाँ हाँ, वही ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। तो आप ट्रायंगल का भी नहीं ले सकते ट्रेडमार्क, बराबर, ट्रायंगल का नहीं ले सकते, फोर सर्कल जो होता है उसका नहीं ले सकते, तो ये जो 6 कोण वाला इसका भी नहीं ले सकते, सही बात है। अब देखिए, नो मिस्टर एक्स विल नॉट सक्सीड, उसको नहीं मिलेगा। देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिजाइन, सर्टेन डिजाइन में वही आता है जैसे मैंने अभी बताया ना, ट्रियांगल, फोर एंगल, फाइव एंगल, हेक्सागन, ये सब जो है वही है डिजाइन, ठीक है, तो उसका नहीं मिलेगा। अब बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा प्रोविजन इसके अंदर कवर होगा, तो सेक्शन 4 में बताया गया है डिजाइन एक्ट में कि भाई ऐसा जो भी डिजाइन होगा, जैसे अभी ऊपर बताया ना मैंने कि ये क्या बोलते हैं, ट्रियांगल, फोर एंगल, ऐसा कुछ रहेगा, तो सर्टेन डिजाइन को जो है प्रोहिबिट किया गया है, जिसमें ये जो हेक्सागन है वो फॉल होता है, ठीक है, तो इसीलिए उसका जो है उसको नहीं मिलेगा। अरे जो भी हम लोग मैथ में पढ़ते थे ना, या साइंस में, जो भी हम लोग पढ़ते थे, ट्रिंगल, फोर एंगल, मुझे इंग्लिश में तो इतना नहीं याद है, लेकिन हिंदी में मुझे याद है, आयताकार, त्रिभुजाकार ऐसा कुछ होता था, तो उस सब का आप जो है नहीं ले सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है आपका, द ऑथर मिस्टर एक्स relinquishes all his copyright in the poem द मून टू द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है एक ऑथर है, ठीक है। एक्स रिलिक्वेंसेस ऑल हिज कॉपीराइट इन द पोयम द मून टू द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। सवाल पूछ रहा है, इज द रिलिक्वेंसमेंट वैलिड, एक्सप्लेन विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो जवाब है यस, दिस रिलिक्वेंसमेंट विल बी वैलिड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द कॉपीराइट, ठीक है। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ relinquishment ऑन हिज राइट इन द वर्क subsisting in favor of any person,
The effect of the relinquishment on the rights in the work subsisting in favor of any person, the author right will cease to exist from the date of the notice. ठीक है ऐसा। नेक्स्ट सवाल है, मिस्टर ए इन्वेंट्स ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस and applies for a patent for the same. Will Mr. A succeeded to get a patent? ये जो मिस्टर ए जो है वो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो है इन्वेंशन किया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या उसको मिलेगा पेटेंट। तो यहाँ पे जवाब मिला है यस, मिस्टर ए विल सक्सीड इन गेटिंग द पेटेंट। किस प्रोविजन में? तो मिस्टर ए इज अ ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द पेटेंट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर ए ने खुद से इन्वेंट किया था, ठीक है, तो उसके लिए उसको जो है पेटेंट मिल सकता है, ऐसा सेक्शन 6 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये लास्ट हम लोग ले रहे हैं, इसके बाद इसमें कुछ सवाल भी है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा अभी देखिए। नेक्स्ट है आपका, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, टू बी अप्लाइड टू गुड्स। तो रेक्टेंगल का भी नहीं मिलेगा ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रायंगल होगा नहीं मिलेगा, रेक्टेंगल होगा नहीं मिलेगा, हेक्सागोन होगा नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी टाइप का सर्कल होगा नहीं मिलेगा, बराबर, क्योंकि सेक्शन 4 ऑफ डिजाइन एक्ट में प्रोहिबिट किया गया है सर्टेन डिजाइन को। ऐसा सवाल आएगा तो समझ में आ जाएगा ना आप लोगों को फटाक से। हेलो, अब तो थोड़ा थोड़ा चीजें हाँ क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा कि यार ऐसा कुछ डिजाइन आता है तो फटाक से आंसर में दे देने का। और डिजाइन एक्ट देखो चार से तो आएगा ही आएगा, एक पेटेंट से आएगा, एक कॉपीराइट से आएगा, एक ट्रेडमार्क से आएगा और एक आपका डिजाइन से आएगा। तो डिजाइन से ये वाला तो जरूर आएगा। ठीक है, कि भाई कोई एक बताओ जो रेक्टेंगल या ट्रायंगल या हेक्सागोन रहेगा। तो ठीक है, अगला सवाल किधर भागे यार, पीडीएफ। अभी मैंने पढ़ा है पेज नंबर 250, पेज नंबर 250 है, उसमें पहला सवाल है, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल को जो है आप ट्रेडमार्क डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 4 में प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, द ऑथर मिस्टर एक्स bequeaths his unpublished poem The Rage to his son. Why? By virtue of a will. Is the bequest valid in law? ये बोल रहा है मिस्टर एक्स जो है वो एक उसका अनपब्लिश्ड पोएम था द रे, ठीक है, वो अपने बेटे को दे देता है गिफ्ट में, विल करके, ठीक है, कि भाई ये तुम्हारे नाम से मैं कर देता हूं। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो अपने बेटे के नाम से दे दिया है, ठीक है, तो ये कॉपीराइट में वैलिड है। तो सेक्शन 20 जो है ये बोलता है कि कोई भी अपना कॉपीराइट अगर अपने लीगल हियर को देना चाहता है, बीक्विथ करना चाहता है, तो वो वैलिड है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, इज द सन एंटाइटल फॉर कॉपीराइट ऑन द सेम पोएम? Yes, the son of the author Mr. X is entitled for copyright. ठीक है, दूसरा सवाल है, A prepares an admixture of two chemical, ठीक है, मिस्टर ए है वो दो केमिकल को मिला के कुछ बनाया, which react and produce a new chemical which is only an aggregation of the properties of two mixed chemical. ठीक है, मतलब वो दो केमिकल को मिलाने से ना कुछ एक नया केमिकल बना, वो जो 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 स्वाभाविक है कि भाई दो केमिकल को ऐसा करोगे ना तो ऐसा कुछ बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्वियस है, नॉन ऑब्वियस होता तो मिलता, लेकिन ये ऑब्वियस था कि भाई आप लाल रंग में, ठीक है, अगर काला रंग डालोगे तो वो काला होगा, ये फिक्स है। ठीक है, और ये आपको पता है, तो अगर आपका काला हो गया तो आप उसके लिए थोड़ी जा सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है, ए प्रिपेयर एंड एडमिक्सचर ऑफ टू केमिकल which react and produce a new chemical which is only an aggregation of
द प्रॉपर्टीज ऑफ टू मिक्स्ड केमिकल, ठीक है, वो दो में जो मिक्स केमिकल है वो अपने आप में जो रिएक्शन किया ना उसके कारण वो बना, ऐसा नहीं है कि उसने ए जो है कोई जादू मार दिया और वो कुछ बन गया, ठीक है। अब वो मिस्टर ए चाहता है कि इसका पेटेंट ले, तो क्या उसको पेटेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। नो, मिस्टर ए विल नॉट सक्सीड टू गेट पेटेंट। वाई? तो लॉ में देखिए, द प्रोविजन ऑफ द लॉ ऑफ द पेटेंट एक्ट is provided under section 3 which states that a substance obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the component thereof or process for producing such substances, तो उसको जो है पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कोई खास केमिकल है उसको मिलाने से अगर कुछ नया बनता है तो वो जो है पेटेंटेबल नहीं होगा, ऐसा सेक्शन 3 में बताया गया है, ठीक है। देखिए आपका अभी मैं सवाल देखो उसी के नीचे, अगर आप लोगों ने पेज खोला हो तो, अरे यार किधर भाग गया, तुरंत भाग जाता है। देखिए पेज नंबर 250 था, उसके जस्ट नीचे आ जाइए जहां पे हम लोगों ने अभी खत्म किया। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, और ये मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का स्कोप और नेचर? मैंने बना के भी भेजा था आप लोगों को, बराबर। मैं फिर से पढ़ देता हूं, जरा एक सेकेंड दे दो। हाँ, क्या था आपका एग्जाम है ना आप लोगों को, तो थोड़ा ज्यादा टाइम तो देना ही चाहिए। एक सेकेंड। हाँ, हाँ, नेचर क्या है? देखिए नेचर क्या है, तो सबसे पहले ये है कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है वो इंटेंजिबल होता है, ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरा क्या होता है, ये जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, उस पर जो राइट दिए जाते हैं वो लिमिटेड होता है, ठीक है। ये भी याद रखना, ये इसका नेचर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होता है वो टेरिटोरियल, क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब एक टेरिटरी बेस होता है, ठीक है। जैसे आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिया है, आप मान के चलो पेटेंट लिए इंडिया में, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, वो दूसरे किसी देश के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो राइट है वो टेरिटोरियली वो होता है, ठीक है, डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा इसका नेचर क्या था कि ये भाई लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है। एग्जाम्पल फॉर पेटेंट कितने दिन के लिए मिलता है? 20 साल। ट्रेडमार्क 10 साल। और आपका ये जो कॉपीराइट है वो एक लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर, अदर वर्क में 60 साल, बराबर है, तो लिमिटेड, ठीक है ना। दूसरा इसका नेचर क्या है कि जिसको भी ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है उसका पूरा कंट्रोल उसके पास आ जाता है, ठीक है, ये मोनोपोली देता है, ठीक है, कि भाई अगर आपको ये मिलता है तो फिर आपके अलावा उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका नेचर है। इसके बाद क्या है, स्कोप। स्कोप का मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या उसमें हो सकता है। तो कैरेक्टर क्या है इसका कि भाई कोई भी इंसान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर काम करता है तो ये जो उसका ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको उस क्रिएटर को मिलता है जो उसने क्रिएट किया हो, ठीक है, उसको क्या मिलता है, एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट मिलने के बाद वो क्या क्या कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, यूज कर सकता है, बेच सकता है, असाइनमेंट पर दे सकता है, बराबर। इसके बाद दूसरा उसका स्कोप क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो कंपनी के या किसी भी इंसान का जो ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, ठीक है। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको दिया जाता है
वो आपकी आइडेंटिटी मार्केट में जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, आपको पहचान दिलाता है। पेटेंट, जैसे मान के चलो किसी बल्ब का ये क्या बोलते हैं इन्वेंशन किसने किया था बल्ब का, मुझे याद नहीं, आइंस्टाइन या कुछ उसका नाम है यार, जिसने बल्ब का खोज किया था। तो उसका क्या नाम हो गया ना, पूरा आइडेंटिटी उसका बन गया। तो ये जो है मतलब आईपीआर ये सब देता है। इसके बाद आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, आपके किसी जिस देश में वो होता है उसका सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर काम करता है उसको जो है गवर्नमेंट जो है लीगल प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई बिना परमिशन के उसका इस्तेमाल करता है तो उसको पनिशमेंट का भी प्रावधान और कंपनसेशन का भी प्रावधान इस एक्ट में, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक बोलो या नेचर ऑफ स्कोप बोलो, ये सब है। ठीक है, दूसरा सवाल आपसे क्या पूछ रहा था, डिस्कस द ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क। तो अभी मैंने बताया था ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। ठीक है, तो ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल क्या क्या हो सकता है, मैं अच्छे से बता देता हूँ, एक सेकंड रुक जा। हाँ, जस्ट ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल ऑफ ट्रेडमार्क। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किधर गया यार, हाँ, दो टाइप मेन जो है, दो टाइप का ग्राउंड होता है रेफ्यूजल के लिए। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट ग्राउंड, दूसरा होता है रिलेटिव ग्राउंड। ठीक है, अब एब्सोल्यूट ग्राउंड में क्या क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट ग्राउंड में लैक ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, दूसरे से अलग नहीं है, तो फिर वो जो है ग्राउंड हो जाता है रिफ्यूज करने का। ठीक है, और जेनेरिक नहीं है तो जेनेरिक का मतलब, जैसे आपने कोई कार बनाई, अब उसका चाहते हो कि कार ही ट्रेडमार्क हो, आपको नहीं मिलेगा। सेम जेनर का होगा तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आइसक्रीम बना रहा हूं तो मैं अपने कंपनी का नाम, ट्रेडमार्क का नाम आइसक्रीम नहीं रख सकता। ठीक है, सेम जेनर का हो गया ना, तो जेनेरिक आप नहीं रख सकते। दूसरा है डिसेप्टिव और लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन। अगर कोई, जैसे मैंने अभी बताया था स्टारबक्स और सरदार बक्स, ये क्या है, लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई इसी कंपनी का है या अलग अलग कंपनी है। तो अगर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो फिर ये एब्सोल्यूट ग्राउंड होता है रेफ्यूजल का। ठीक है, कोई ऐसे वर्ड है जो ऑफेंसिव है, ठीक है, या ऐसा कोई वर्ड है जो स्कैंडलस है, या ऐसा कोई वर्ड है जिससे सरकार ने लॉफुली बैन कर दिया है कि ये वर्ड नहीं होना चाहिए, या कोई ऑब्सीन वर्ड है, या मोरालिटी के खिलाफ है, तो ऐसे वर्ड को भी जो है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो ये एब्सोल्यूट ग्राउंड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव ग्राउंड। रिलेटिव ग्राउंड का मतलब, किसी को पहले ट्रेडमार्क मिल गया है तो वैसा अगर आपने कुछ बनाया है तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अब कोई वेल नोन ट्रेडमार्क है, जैसे मान के चलो कोई पहले से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना, टाटा का था, बराबर, तो वो वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो फिर आपको अब किसी भी चीज के लिए उसका ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो ये सब रिलेटिव ग्राउंड फॉर रेफ्यूजल होता है। तो दो टाइप का जो है रेफ्यूजल है, एक रिलेटिव ग्राउंड और एक होता है एब्सोल्यूट ग्राउंड। नेक्स्ट सवाल है आपका, किधर गया, एक्सप्लेन रिवोकेशन ऑफ अ पेटेंट। पेटेंट को रिवोक कब कब किया जा सकता है, मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को पेटेंट मिल गया, बराबर, और आपने को ये क्या बोलते हैं, अथॉरिटी के पास आपने बता दिया कि सर ये जो पेटेंट लिया है इसने अपने एप्लीकेशन में कहीं एरर किया है, कहीं पे झूठ बोला है, ठीक है, या इसने एप्लीकेशन फीस नहीं भरा था, ठीक है, या जिसने भी एप्लीकेशन किया था वो लीगली एप्लीकेशन के लिए लायबल नहीं था,
ठीक है, या ये किसी का कॉपी किया था, मैंने आप लोगों को बताया था ना यार, मैंने जो इम्पोर्टेंट भेजा था आपको अपना हैंडमेड पीडीएफ, उसमें बताया था ना ग्राउंड फॉर रिफ्यूजन, ये ग्राउंड फॉर अपोजिशन, तो वही ग्राउंड फॉर अपोजिशन जो है यहाँ पे अप्लाई होगा ना। देखो बताता हूँ, रुक जाओ। हाँ देखो, ग्राउंड ऑफ अपोजिशन मैंने बताया था, तो कब कब आप किसी का ये रिवोक करा सकते हो पेटेंट, तो आप जाओ बोलो वहां पे अथॉरिटी के पास, सर इसने जो बनाया था उसमें लैक ऑफ यूटिलिटी थी, ठीक है, या उसने जो एप्लीकेशन किया था उसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया था, या उसने जो एप्लीकेशन किया था उसमें उसे डिस्क्लोज नहीं किया सारी चीजें, या उसने उसको जो पेटेंट मिला है उसका तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ही नहीं, ठीक है, या उसने जो एप्लीकेशन किया था वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, या उसने जो उसको जो पेटेंट मिला है वो प्रोहिबिटेड सब्जेक्ट मैटर पे मिला है, ठीक है। अभी मेरे को एक केस याद आ गया, वो नीलकमल प्लास्टिक, और वो था ना कौन सा चंद ये था ना, धनपत सेठ, धनपत सेठ वर्सेस नीलकमल के केस में क्या हुआ था, पहले से वो जो कट्टा था ना किल्टा, वो एग्जिस्ट करता था, तो नीलकमल ने तो वही बोला कि सर इसको जो पेटेंट मिला है वो गलत मिला है, किल्टा इसने पहली बार नहीं बनाया, किल्टा पहले से मौजूद था, हाँ वो लकड़ी का था, इसने प्लास्टिक में कन्वर्ट किया है, तो मेयर मटेरियल चेंजेस कैन नॉट बी कॉल्ड एज टर्म्ड एज इन्वेंशन, तो जब इन्वेंशन है ही नहीं तो फिर पेटेंट मिला कैसे, तो कोर्ट ने उसके इन्वेंशन को क्या कर दिया था, पेटेंट को रिवोक कर दिया था, कि नहीं आपको जो मिला है वो गलत है, उसको तुरंत का तुरंत कोर्ट ने रिवोक कर दिया, रिवोक का मतलब कैंसिल कर दिया। तो यही आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या ग्राउंड हो सकता है रिवोकेशन का, तो रिवोकेशन का ग्राउंड हो सकता है, रिवोकेशन कौन करने जाएगा, जो अपोजिशन करने आया था वही कर सकता है ना, कि सर इसको क्यों मिला है, नहीं मिलना चाहिए था, ये देखो लैक ऑफ यूटिलिटी है, नोवल्टी नहीं है, डिस्क्लोज नहीं किया था, फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया था एप्लीकेशन में, सब्जेक्ट मैटर प्रोहिबिटेड था, या ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, बराबर, या जो बंदा अप्लाई किया था वो तो गलत था, उसने इन्वेंशन किया ही नहीं था, इन्वेंशन तो कोई और किया था, बराबर, तो ये सब जो है रिवोकेशन का जो है ग्राउंड हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ, नहीं ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से सवाल नहीं पूछा जाता है, 99% नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी पूछेगा ना तो आप जवाब दे सकते हो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ज्योग्राफिकली अगर कोई मटेरियल जो है मतलब उस टेरिटरी में कुछ विशेष गुण रखता है, ठीक है, तो उसको उसके लिए जीआई टैग मिलता है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोला जाता है। जैसे महाराष्ट्र का हापुस आम है, वो इंडिया में क्या कहीं भी नहीं मिलता है वैसा आम, ठीक है, तो उस टेरिटरी के लिए सबसे क्वालिटी, ठीक है, और मस्त जो मैंगो का श्रेणी है वही है, तो इसलिए उसको जीआई टैग मिला था। हमारे भारत में लीची जो है बिहार के मुजफ्फरपुर का सबसे फेमस है, आपको वहां ऐसा ऐसा लीची मिलेगा ना जिसमें बीज मिलेगा ही नहीं, मतलब मतलब क्या सुई के माफी के बीज रहेगा, ऐसे ऐसे लीची है वहां पे, तो इसीलिए वहां पे लीची को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, समझो। नेक्स्ट सवाल है, विच आर द एक्ट विच डू नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, मैंने बताया था कब कब कॉपीराइट नहीं माना जाएगा, तो फेयर यूज में अगर आप रिसर्च करते हो या आप जो है रिव्यू करते हो तो आपका नहीं माना जाएगा, बराबर, मैंने बताया था ना कॉपीराइट कब कब इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट दे दो, मेरे पास पीडीएफ खुला हुआ है, 1 सेकंड है, देखिए कब कब नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, फेयर यूज, पैरोडी, एजुकेशन पर्पज, एक्सपायरेशन ऑफ कॉपीराइट, गवर्नमेंट यूज, फर्स्ट सेल डॉक्ट्रिन, ठीक है, या रिसर्च और लाइब्रेरी, ये 6-7 चीजों में अगर आप यूज करते हो तो वो ये नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिस्कस द लॉ ऑफ पासिंग ऑफ, ठीक है, तो पासिंग ऑफ का मैंने ग्रुप में भेज दिया था, इसका केस लॉ आप लोग गूगल से कर लेना।